सेशन में हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट के बारे में। सेक्शन 32 जो है इनकम टैक्स एक्ट का, वो डील करता है डेप्रिसिएशन से। और जैसे कि हमने पढ़ा था, ड्यूरिंग डिडक्शंस विच आर बीइंग अलाउड और एक्सपेंसेस विच आर डिसअलाउड, डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट विच इज बीइंग अलाउड, सो इट कम्स अंडर द allowable deductions or expenses which are expressly being allowed। ठीक है। सो सबसे पहले समझते हैं कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। बेसिकली अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो कोई भी जो एसेट हम जब खरीदते हैं, उसकी जो नॉर्मल वियर टियर है, जो उसकी डेप्रिसिएशन हो रही है, जो उसकी वैल्यू कम हो रही है, जो उसमें जो है वो डाउनफॉल आ रहा है, फिजिकल डाउनफॉल भी हो सकता है बिल्डिंग के केस में फॉर एग्जांपल, या कार व्हीकल कोई भी एसेट के केस में, या अदरवाइज मटेरियल डाउनफॉल या इमटेरियल डाउनफॉल भी हो सकता है। सो अगर वो चीज़ हो रही है तो उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। एंड इस मैकेनिज्म को प्रोवाइड करने के लिए जो ये वियर एंड टियर उसकी वैल्यू में हो रहा है, जो कमी आ रही है उस एसेट की वैल्यू में, उसको जो कवर अप करने के लिए एक प्रोविजन बनाई जाती है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और रिलेटेड डिक्रीज इन द वैल्यू और नेटवर्थ ऑफ दैट एसेट इज मेजर्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है। वो एसेट जो है वो कहीं भी टाइम यूज किया जा सकता है पूरे साल के दौरान। सो अगर हम बात करें, डेप्रिसिएशन बेसिकली एक सिर्फ बुक एंट्री है। देयर इज नो एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ कैश और एनी अदर कंपोनेंट बीइंग कंसिडर्ड। सो चाहे हम इसको P&L अकाउंट में चार्ज करते हैं, बट एक्चुअल में कोई कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा, ये सिर्फ एक बुक एंट्री की फॉर्म में ही शो किया जाता है। अगर टैक्स लॉ की बात करें तो इट डज नॉट nowhere describes the term depreciation, but what it entails is it simply says that depreciation measures a decrease in monetary value of an asset and treats such a decrease through depreciation as a business expenditure which shall be debited to the P&L account of the particular business or profession in which that asset is being used। अब किस तरह से चार्ज किया जा सकता है? दो तरीके हैं जो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की। एक तो इस हेड के अंदर प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, एंड सेकंड इज अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो इट कुड बी चार्ज आउट ऑफ ईदर ऑफ दीज। अगर वो बिजनेस और प्रोफेशन के कॉन्टेक्स्ट में एसेट यूज हो रहा है तो हम उस केस में प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में चार्ज करेंगे, नहीं तो दूसरे सेगमेंट में। और अब अगर डेप्रिसिएशन कोई असेसी क्लेम करना चाहता है तो उसके लिए कुछ वाइटल रिक्वायरमेंट्स हैं, प्री रिक्विजिट्स हैं, जो कि फुलफिल करना ज़रूरी है। वो कौन सी हैं, आइए देखते हैं। अगर हम बात करें 6 प्रिंसिपल कंडीशंस की बात करेंगे एंड पूरी होनी ज़रूरी हैं in order to be enabled to claim depreciation। So वो कौन सी हैं? सबसे पहले condition 1, asset, that asset on which depreciation is to be charged must be owned by that particular assessee only, so that assessee who is claiming depreciation must be the owner of that particular asset। और वो ज़रूरी नहीं है कि rightful owner ही हो, lawful owner ही हो, he or she could be beneficial owner as well depending upon the various judgments or cases that have been settled। देन अगर हम बात करें सेकंड कंडीशन की, जो एसेट है वो इट मस्ट हैव बीन यूज्ड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, देन ओनली डेप्रिसिएशन कुड बी चार्ज अंडर सेक्शन 32 अंडर दिस हेड। अगर नहीं है, बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज हो रहा, तो उस केस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेगमेंट में जा सकते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है कि इट शैल बी अलाउड ओनली ऑन कैपिटल एसेट्स, और नॉन कैपिटल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है। फोर्थ कंडीशन की बात करें तो जो एसेट है इट शुड बी हैव बीन यूज्ड इन द ईयर फॉर विच डेप्रिसिएशन इज सपोज टू बी क्लेम्ड। सो जिस साल डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहते हैं उस साल वो एसेट यूज हुआ हो। फिफ्थ कंडीशन, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर इन विच द पर्टिकुलर एसेट हैज़ बीन सोल्ड। सो जिस साल वो एसेट बेच दिया उस साल उसकी डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज नहीं करेंगे अगर वो सेल कर दिया उस साल में। कंडीशन नंबर 6, डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल फॉर बोथ टेंजिबल दैट इज फिजिकल मटेरियल एसेट्स एज वेल एज इनटेंजिबल दैट इज immaterial assets or non-physical assets like goodwill, etc. and lot many things, technical know-how and so on। देन अगर हम बात करें कुछ फंडामेंटल प्रेमाइस की कि बेसिक पर्पस क्या है डेप्रिसिएशन अलाउ करने का, कि जिसके वजह से हम डेप्रिसिएशन को एज अ प्रोविजन अलाउ करते हैं। सबसे पहला पर्पस तो है टू अराइव एट रियल बिजनेस प्रॉफिट्स और ट्रू बिजनेस प्रॉफिट्स बाय ensuring or charging the actual decrease in the value or potential of the asset which is being used।
ठीक है जी। सेकंड, टू डिटरमाइन द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू असेस द ट्रू नेट वर्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस। And finally, to know the real position about that particular asset and to provide for its possible replacement, कि हमें पता चले कि उसकी रियल वर्थ, रियल पोजीशन अब इस एसेट की कितनी रह गई है, कितनी लाइफ साइकिल हम यूज़ कर चुके हैं, अब क्या इसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, और ताकि हम उसके लिए अरेंज करें उसकी रिप्लेसमेंट या डुप्लीकेशन के लिए, या एनी हाउ उसको रिप्लेस करके कोई नया एसेट परचेज करना पड़े। तो अगर हम बात करें कि कौन से एसेट्स हैं जो लाइबल हैं डेप्रिसिएशन पे, अभी हमने बात करी दो कैटेगरीज ऑफ एसेट्स हैं, टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल एसेट्स, और उनके अंदर कवर क्या होते हैं, उनके अंदर ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं टेंजिबल एसेट्स की, उसमें आ जाता है बिल्डिंग्स, मशीनरी, प्लांट एज वेल एज फर्नीचर, 4 थिंग्स आर देयर। और अगर हम इनटेंजिबल एसेट्स की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं थिंग्स लाइक नो हाउ, patents, trademarks, copyrights, any license which is being acquired, franchisee, commercial rights and so on. So जब हम tangible assets में building की बात करेंगे तो building includes factory, any office premises, godown, workshop, residential house of employees, any school, hospital, club, canteen, any type of such thing which is constructed for welfare of employees and so on. It even includes roads, bridges, wells and tube wells, etc. So as per the tax law specifications, there is a 4-way classification of buildings. Buildings which are non-factory buildings, buildings which are factory buildings, means used for manufacturing products and so on, buildings which are priority buildings, and building which are temporary structures, say wooden structures and so on. अगर हम प्लांट की बात करें टर्म की, तो प्लांट के अंदर जब हम प्लांट शब्द यूज करते हैं एज ए टेंजिबल एसेट्स, इट इंक्लूड्स शिप्स, vehicles, scientific apparatus, surgical equipments, technical know-how, reports. Technical know-how intangible asset है, बस उसकी जो report है that is considered to be a part of a plant. Office equipment, sanitary pipeline fittings of hotels and service lines, switch gears etc. of electricity supply company, all these are held to be under the definition of a plant. फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर इंक्लूड ऑल आर्टिकल्स ऑफ डेकोरेशन एज वेल एज कन्वीनियंस बीइंग यूज्ड फॉर फर्निशिंग पर्पसेस, ठीक है जी। देन अगर हम बात करें कुछ बेसिक्स पॉइंट्स जो हमें ध्यान में देने हैं वाइल स्टडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, सबसे पहला पॉइंट जो है, क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन हैज़ बीन मेड मैंडेटरी। सो डेप्रिसिएशन हैज़ बीन मैंडेटरली बीइंग एनफोर्स्ड टू बी क्लेम्ड, उसको क्लेम करना मैंडेटरी है वाइल कंप्यूटिंग योर बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम। पहले ये नहीं था, अब ये मैंडेटरी बना दिया गया है पिछले कुछ काफ़ी सालों से। सो डेप्रिसिएशन हैज़ टू बी मैंडेटरली बीइंग क्लेम्ड। देन पूरे पर्टिकुलर्स देने होते हैं उस एसेट्स के जिस एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज की जा रही है टू द कॉरस्पॉन्डिंग असेसिंग ऑफिसर हु इज़ गोइंग टू असेस योर इनकम और द कॉरस्पॉन्डिंग रिटर्न। अगर डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल, मोटर टैक्सीज पे बात करें, लॉरीज की बात करें, ट्रक्स एक्सेट्रा पे है हो रही है जो यूज्ड दैट आर बीइंग यूज्ड फॉर हायरिंग, सो उस केस में डेप्रिसिएशन का रेट होता है 40%। देन दो डिफरेंट बेसिकली मेथड्स भी हम करेंगे डेप्रिसिएशन में, बट उससे पहले बेसिस क्या है, बेसिस फ्रेमवर्क क्या है ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन जो यूज़ किया जाता है फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन और फॉर लेविंग डेप्रिसिएशन, वो है ब्लॉक ऑफ एसेट्स का कॉन्सेप्ट। सो एसेट्स को एक ब्लॉक बना के किया जाता है जो सिमिलर नेचर के सेगमेंट में फॉल करते हैं, और उस ब्लॉक ऑफ एसेट्स को एज अ मोड ऑफ डेप्रिसिएशन हम यूज़ करते हैं, ठीक है जी। देन ब्लॉक ऑफ एसेट्स जो है ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 के अंदर डिफाइंड है, और उसके अंदर हम एसेट्स को ब्लॉक की कैटेगराइजेशन करते हैं और फिर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। कॉन्सेप्ट चलता कैसे है कि जो सारे एसेट्स होते हैं सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पे उन, और जो सिमिलर नेचर के एसेट हैं उनको सेम ब्लॉक में पुटअप किया जाता है, डाला जाता है, और उस पर फिर डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो दो हमारे पास मेथड हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, एक्चुअल कॉस्ट मेथड एज वेल एज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। एक्चुअल कॉस्ट बेसिस डेप्रिसिएशन की बात करें तो ये प्रिंसिपली लगाई जाती है पावर सेक्टर की जो अंडरटेकिंग्स हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में, कंपनीज के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होती है, और बाकी सब सेगमेंट्स के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो अप्लाई होती है रिटन डाउन वैल्यू मेथड्स फॉर ऑल रिमेनिंग बिजनेस एंड प्रोफेशंस।